हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का K2 एकेडमी पे। आज हम लेकर आ गए हैं फिजिक्स के टॉप 20 MCQ क्वेश्चन, जो कि आज की क्लास में ज़्यादा हार्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं है, बट यहाँ पे मॉडरेट लेवल मीडियम लेवल का ही है। तो आज हम लोग करेंगे, क्योंकि ये फिजिक्स क्लासेस है तो हम लोग ईजी से लेकर हार्ड की ओर चलेंगे। तो ये जो क्लासेस है, जैसा कि आप सभी को पता है, झारखंड ANM GNM एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के लिए है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रकाश का परावर्तन किस सतह पे सबसे अच्छा होता है। तो किस तरह यहाँ पे जो परावर्तन होता है वो सबसे अच्छा किस पे होता है? खुरदुरी सतह पे, चमकदार सतह पे, कागज़ पर, या फिर क्लॉथ यानी कि कपड़ा पे। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे बतलाइए कि परावर्तन होता क्या है। हालांकि ये सब हम पहले के क्लासेस में बता चुके थे, जब चैप्टर वाइज करा रहे थे वहाँ पे भी, बट अब हम यहाँ पे एक बार फिर से आप लोगों के लिए बेसिक से बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे बतलाइए कि परावर्तन क्या होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि किस पे सबसे अच्छा परावर्तन होता है। तो देखिए, परावर्तन क्या होता है। जब परावर्तन एक चिकनी सतह है, या फिर हम इसको दर्पण मान लेते हैं, जब हम इस पे कोई लाइट को मारते हैं तो ये परावर्तित हो जाती है, यानी कि उसी दिशा में लौट जाती है। यानी कि इधर से आया, इधर से मान लेते हैं कि प्रकाश आया तो एक इधर दिशा में लौट गया। इसका भी नियम होते हैं, क्या क्या नियम होते हैं, किस दिशा में लौटते हैं, इसको भी बताएंगे। तो देखिए, जो परावर्तन होते हैं, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जैसे कि बॉल है, एक बॉल को अगर हम दीवार पे मारते हैं तो वापस लौट जाता है। हम अगर दर्पण में किसी का भी अगर इमेज ही देखना है तो वापस दर्पण के ऊपर मान लेते हैं, हम वहाँ पे एक टॉर्च का लाइट मारते हैं तो वापस लौट जाता है। इसको बोलते हैं परावर्तन। यहाँ पे बेसिक आप यहाँ पे समझिए, परावर्तन किसको बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम एक दीवार है, उस पर बॉल मारते हैं, या फिर एक यहाँ पे दर्पण है, इसके ऊपर हम यहाँ पे एक टॉर्च को मारते हैं तो ये इस तरह परावर्तित होते हैं। सामने से मारते हैं तो सामने ही परावर्तित होती है। ये कैसे होती है? तो इसका दो नियम होती हैं। पहला कि इसका आंसर क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन किस सतह पे सबसे अच्छी होती है। तो चमकदार सतह पे परावर्तन सबसे अच्छी होती है। परावर्तन यानी कि वो उसी मतलब उसको बोल सकते हैं लौट जाता है, उसको बोल सकते हैं। तो इसका दो नियम कौन कौन सा है। तो देखिए, यहाँ पे हम एक दर्पण लेते हैं, एक यहाँ पे हम दर्पण लेते हैं, ये है दर्पण। इसका दो नियम है। एक नियम है कि पहला नियम क्या बोलता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। देखिए, ये एक हमारा एक किरण आया, यहाँ से मान लेते हैं कि सूर्य के प्रकाश आया, फिर टॉर्च आया इस किस पे, दर्पण पे, और इसको बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण जब आता है उधर से तो इसको बोलते हैं आपतित किरण, और इधर से जाता है तो इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण इसको बोलते हैं। और बीच में एक हम यहाँ पे अभिलंब हो जाता है, इसके बीच में जो होता है वो अभिलंब होता है, अभिलंब। तो यहाँ पे पहला नियम बोलता है आपतित किरण परावर्तित किरण के बराबर होता है। यानी कि जितना आपतित किरण ए होता है, दर्पण और एक किरण के बीच की जो दूरी होता है, इसको आपतित कोण बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। और इधर वाला जो होता है वो परावर्तन कोण होता है। तो आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण, ये परावर्तन के नियम है। और दूसरा नियम बोलता है आपतित किरण, और यहाँ पे देखिए आपतित किरण ए हुआ, परावर्तित किरण और अभिलंब जो बीच में है, ये तीनों एक ही बिंदु पे होता है। ये परावर्तन का दूसरा नियम हुआ। दो नियम होता है, इसको भी याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं एग्जाम में। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, पहला नियम, और दूसरा नियम आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे खींचा गया जो अभिलंब होता है, ये तीनों एक ही बिंदु पे होता है। और अपवर्तन का भी दो नियम होता है, इसको भी आगे बताएंगे। यानी कि अपवर्तन का भी दो नियम और परावर्तन का भी दो नियम होता है, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, बतलाइए। वास्तविक होता है, आभासी, उल्टा, या फिर बड़ा होता है, किस तरह का होता है। तो समतल दर्पण के लिए आपको दो तीन चीज़ें यहाँ पे याद रखना है, जो कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। पहला चीज़ कि समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो हमेशा यहाँ पे आभासी होता है, हमेशा आभासी होता है। और आभासी होता है तो सीधा भी होगा। एक चीज़ यहाँ पे याद रखना, और क्या चीज़, आभासी होता है तो सीधा होता है, और अगर वास्तविक बनता है तो उल्टा बनता है। वास्तविक के साथ उल्टा होता है,
और आभासी के साथ सीधा होता है, बट यहाँ पे समतल दर्पण में जो होता है वो आभासी तथा सीधा बनता है। पहला चीज़। दूसरा यहाँ पे एक और चीज़ की समतल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होता है वो बराबर होता है। किसके बराबर होता है? वस्तु के बराबर होता है। हमेशा वस्तु के बराबर होता है समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब। यानी कि हमारा जो इमेज है, वस्तु अगर ये मान लेते हैं 10 मीटर का है तो उसमें भी जो बनेगा वो 10 मीटर का ही प्रतिबिंब बनेगा। और एक और चीज़, अगर यहाँ पे दर्पण है तो दर्पण के बाहर जितना दूरी पे रहेगा वस्तु, दर्पण के अंदर भी उतना ही दूरी पे बनेगा इमेज। इसको भी याद रखना है। यहाँ पे 2-3 चीज़ें ही बस याद रखना है समतल दर्पण से रिलेटेड। समतल दर्पण से रिलेटेड यहाँ पे 2-3 चीज़ें याद रखना है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता है। क्लियर? एक और चीज़ यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा हुआ है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो इसका जो फोकस दूरी है वो अनंत होता है, अनंत होता है इसका फोकस। अगला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार होता है, तो इसमें प्रतिबिंब का आकार क्या होता है बतलाइए। तो एक क्या क्या यहाँ पे बतलाए प्रतिबिंब। यहाँ पे देखिए एक समतल दर्पण है, प्रतिबिंब का आकार क्या होता है? बराबर होता है वस्तु के। अभी तो बतलाए कि 10 मीटर का अगर वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब भी 10 मीटर होगा। जितना दूर इधर है बाहर में उतना ही दूर इसका अंदर में भी प्रतिबिंब बनेगा। तो वस्तु के बराबर यहाँ पे होता है समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार। अगला क्वेश्चन है कि फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या R में संबंध है। फोकस दूरी और R में क्या संबंध है यहाँ पे बतलाइए। इसमें क्या संबंध होता है? तो फोकस दूरी जो है वो R यानी कि वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। यहाँ पे एक हमारे पास मान लेते हैं कि गोलीय दर्पण है, एक यहाँ पे गोलीय दर्पण है, यहाँ पे मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो बीच में होता है वो इसको बोलते हैं केंद्र, यहाँ पे बोलते हैं इसको एक केंद्र है। एक यहाँ पे देखिए दर्पण बनाते हैं तब आपको यहाँ पे अच्छा समझ में आएगा। एक हम यहाँ पे दर्पण बनाए, एक कौन सा दर्पण हुआ? अवतल दर्पण हुआ, क्योंकि अंदर की ओर धंसा होता है। अवतल दर्पण जो होता है वो अंदर की ओर धंसा होता है और उत्तल दर्पण जो होता है वो बाहर की ओर उठा हुआ रहता है। क्लियर है? अब यहाँ पे हमारा एक केंद्र हुआ। यही जो दर्पण हमारा यहाँ पे गोलीय दर्पण था इसको हम काट दिए। अब सिर्फ हम अवतल दर्पण पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ से जो और यहाँ पे एक होता है, देखिए यहाँ पे आपको बतलाते हैं कि यहाँ पे दर्पण है, इसके जो बीच में होता है इसको पोल बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। और यहाँ पे जो सेंटर होता है इसको सी बोलते हैं। वक्रता केंद्र बोलते हैं, इसको सी बोलते हैं। अब केंद्र से जो पोल के बीच की दूरी होती है, ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है इसको ध्रुव बोलते हैं, पोल बोलते हैं। इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। और इन दोनों के बीच के जो दूरी होती है वक्रता त्रिज्या को R बोलते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। और इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है बीच में यहाँ पे फोकस होता है, फोकस होता है। तो अब मेरे को यही तो बोला है कि फोकस और वक्रता त्रिज्या के क्या संबंध है। तो इन दोनों के बीच में जो फोकस है, तो मेरा जो वक्रता त्रिज्या है वो तो फोकस दूरी से दोगुनी है। फोकस दूरी यहाँ से यहाँ का, फोकस से पोल के बीच की दूरी हुआ फोकस दूरी, और फोकस दूरी जितना इधर है उतना ही इधर भी है। तो फोकस इस यहाँ देखिए, यहाँ पे ए मान लेते हैं स्मॉल एफ से इसको, यहाँ पे स्मॉल एफ और इधर भी स्मॉल एफ। तो यहाँ पे R बराबर हो जाएगा 2F, R बराबर हो जाएगा 2F। अब तो क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा। कैपिटल F फोकस होता है और स्मॉल f से फोकस दूरी होता है, स्मॉल f से फोकस दूरी होता है। यहाँ पे फोकस से और पोल के बीच की दूरी होता है उसको फोकस दूरी बोलते हैं। तो इधर जितना दूर है उतना ही दूर इधर भी होगा, तो R बराबर 2F हो जाएगा। तो ऑप्शन में कहाँ दिया है R बराबर 2F, तो R बराबर 2F यहाँ पे नहीं दिया है, तो इसको हम करते हैं F बराबर हो जाएगा R के नीचे यहाँ पे 2 चल जाएगा, तो R/2, F बराबर R/2 हो जाएगा। और इसको हम इतना अच्छे से इसलिए बतला रहे हैं क्योंकि इस पे कभी कभी 1-2 क्वेश्चंस बनते हैं, और डायरेक्ट क्वेश्चन अगर नहीं बनते हैं तो आपको इस फार्मूला के बेसिस पे क्वेश्चन आपको मिलने वाला है एग्ज़ाम में। तो आपको इस फार्मूला को याद रख लेना है। क्लियर? जल्दी से बतलाइए, यहाँ तक क्लियर सभी का?
अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ पे किया जाता है बतलाइए। वाहन के पीछे देखने वाले दर्पण में, सेविंग मिरर में, खिड़की में या फिर दरवाज़ा में, किस में करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग किस में करते हैं बतलाइए। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए अवतल दर्पण का उपयोग किस किस में करते हैं। तो देखिए सेविंग मिरर में उपयोग करते हैं, इसके अलावा और किस में करते हैं बतलाइए। इसके अलावा और किस में करते हैं? तो आपको पता होना चाहिए अवतल दर्पण में किस प्रकार के इमेजेस बनते हैं। तो इसमें छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है, समान साइज का भी बनता है, यानी कि सभी तरह के इमेजेस बनते हैं। पहली बात तो इसको सेविंग मिरर में यूज करते हैं, यानी कि दाढ़ी बनाने के लिए जो मिरर होता है उसमें यूज करते हैं। इसके अलावा और किस में करते हैं तो आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। इसके अलावा टॉर्च में कर सकते हैं, जो वाहन के हेडलाइट होता है हेडलाइट में भी करते हैं। हेडलाइट के अलावा और किस में करते हैं? जो दंत विशेषज्ञ होते हैं, जो दांतों को यहाँ पे ऑपरेशन वगैरह या फिर दांतों का जो दंत विशेषज्ञ दांत का जो बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए यूज करते हैं, वो अवतल दर्पण का ही यूज करते हैं। अवतल दर्पण का यूज करते हैं। इसके अलावा आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, सौर भट्टियों में जो सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए यूज करते हैं, वो अवतल दर्पण का ही यूज करते हैं। इतना सारा यहाँ पे हुआ अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होता है, आभासी और सीधा होता है, उल्टा होता है या फिर बड़ा होता है? कैसा होता है यहाँ पे बतलाइए उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। बतलाइए कैसा होता है। तो उत्तल दर्पण में सबसे पहला चीज़ जो कि होता है कि उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। हमेशा इसमें छोटा प्रतिबिंब बनता है। और इसका एक जो मोस्ट कॉमन जो यूजेज होता है, उपयोग होता है, जो क्वेश्चन भी आते हैं कि वाहन के साइड मिरर में जो लगा होता है पीछे का दृश्य देखने के लिए, साइड मिरर जो होता है, साइड मिरर यानी कि जो पीछे का दृश्य देखने के लिए होता है, वो उत्तल दर्पण ही होता है। और उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? हमेशा इसमें छोटा प्रतिबिंब बनता है। साइड मिरर में यूज करते हैं, बिल्कुल क्लियर। अगला क्वेश्चन कि प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है बतलाइए। प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? तो अपवर्तन क्या होता है? जैसा कि आपको हम बतलाए कि परावर्तन क्या होता है, तो इधर से आया कोई भी प्रकाश और लौट गया उसी दिशा में, लेकिन परावर्तन में ऐसा नहीं होता है। परावर्तन में लौटता नहीं है, बल्कि इधर से अगर कोई भी यहाँ पे प्रकाश आया, वस्तु आया, कोई भी एक माध्यम से अगर आता है तो उसी माध्यम में नहीं लौटता, बल्कि वो सामने पार कर जाता है। यानी कि परावर्तन मतलब हम बोल सकते हैं कि जब प्रकाश की कोई भी किरण होती है, वो पारदर्शी माध्यम जैसे कि हवा होता है, या दूसरे कोई भी पारदर्शी माध्यम जैसे कि कांच हो गया, या फिर पानी ही क्यों ना हो, वो अलग अलग माध्यम में होता है। और इसमें जो है वो अलग अलग प्रकाश की चाल होता है, उसका स्पीड तो बदलेगा ही ना। जैसे हवा से कोई अगर प्रकाश की स्पीड अगर एक स्पीड से आ रही है, अगर उसको कांच में कर दिया जाए या फिर वो पानी में जाए, तो उसका तो चेंज होना ही होना है। उसका चाल, उसका स्पीड चेंज हो जाएगा, उसका गति में परिवर्तन हो जाएगा, और प्रकाश का जो किरण है वो अपने रास्ता से मुड़ जाता है। इसी को बोलते हैं अपवर्तन। लेकिन यहाँ पे देखिए प्रकाश के क्या होता है, इसमें प्रकाश की गति में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन, तापमान में या दाब में। तो अब आप खुद यहाँ पे बतलाइएगा। देखिए हमारे पास यहाँ पे पानी है, एक यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो है वो एक पानी है। क्लियर? यहाँ पे हमारे पास पानी है, और इसमें अगर जे क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ से एक प्रकाश आता है। प्रकाश आता है तो एक क्या होगा, क्या जिस स्पीड से प्रकाश आ रहा है उसी स्पीड से इसमें भी जाएगा, या उससे कम स्पीड में जाएगा? और क्या जैसे आ रहा है वैसे ही सीधा चला जाएगा, या यहाँ पे ये डाइवर्ट होगा यानी कि मुड़ जाएगा? तो एक यहाँ पे कंसेप्ट आपको समझना होगा। क्या कंसेप्ट है, ज़्यादा इजी है, ज़्यादा भारी नहीं है। देखिए
क्या होता है, एक माध्यम से यहाँ पे आ रहा है, ये हमारे पास माध्यम जो है वो हवा है और ये जो माध्यम हमारे पास बना वो जल है। तो इधर से जो आया ये देखिए, एक होता है सघन माध्यम, एक होता है विरल माध्यम, जो कि आगे क्लासेस में हम आप लोगों को डिटेल में बताएंगे। सघन और ये हुआ विरल। विरल माध्यम जिसमें जो दूर दूर होते हैं कण, और सघन माध्यम में जिसमें कि उसमें जो कण होते हैं वो नज़दीक नज़दीक होते हैं। जैसे कि एक सॉलिड होता है, एक गैस टाइप से है, तो उसमें जो है वो विरल है, यानी कि जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है वो सघन होता है और जिसका अपवर्तनांक कम होता है वो विरल माध्यम होता है। हम आगे इसके बारे में डिटेल में बतलाएंगे। अभी के लिए आप यहाँ पे मान लीजिए कि एक विरल माध्यम हवा हो गया और सघन माध्यम जल हो गया। तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो क्या होगा, हमारे यहाँ से यहाँ प्रकाश आया और यहाँ से आने के बाद ये जो है इस तरह से मुड़ जाता है, इस तरह से मुड़ जाता है इसको। जबकि यहाँ पे प्रकाश है, इसको कहाँ पे जाना चाहिए था, इसको सीधे जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे मुड़ जाता है क्योंकि माध्यम में परिवर्तन होता है, यहाँ पे अपवर्तन की प्रक्रिया होता है। फिर इसको सीधे जाना चाहिए था बट ये फिर से मुड़ जाता है, जो कि हम आपको आगे की क्लासेस में डिटेल में बतलाएंगे। बस यहाँ पे आपको जानना है कि क्यों मुड़ता है। तो विरल से सघन में आता है तो अभिलंब की ओर आ जाता है। कहाँ पे अभिलंब है, तो यहाँ पे देखिए ये जो होता है वो अभिलंब होता है। यहाँ पे एक अभिलंब आया और यहाँ पे भी एक अभिलंब आता है। तो हम आपको आगे की क्लासेस में बताएंगे कि ये जो प्रोसेस है वो किस तरह होता है, किस माध्यम से किस माध्यम में जाता है। अगर ये जल से कांच में जाता है तो किधर प्रकाश मुड़ता है, अगर ये कांच से जल में जाता है तो किधर जाएगा, अगर हवा से कांच में आता है तो किधर जाएगा। ये सब हम आप लोगों को बताएंगे। इससे पहले हम आप लोगों को अपवर्तनांक बतलाएंगे, उसके बाद हम इसको बतलाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश की गति में परिवर्तन होगा। अपवर्तन में प्रकाश की गति में परिवर्तन होगा, ना कि उसका रंग में परिवर्तन होगा, ना उसका तापमान में परिवर्तन होगा, ना उसका प्रेशर में परिवर्तन होगा। इसमें परिवर्तन होगा तो उसके गति में परिवर्तन होगा। क्लियर यहाँ तक जल्दी से बतलाइए। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, डायोप्टर, जूल या फिर न्यूटन। तो डायोप्टर होता है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। अगर आपसे लेंस का फॉर्मूला पूछता है तो क्या होगा, लेंस यानी कि पावर बराबर होता है, P बराबर होता है 1/f, और f जो है वो मीटर में होता है, f जो होता है वो मीटर में होता है। P बराबर 1/f ये लेंस का सूत्र हुआ, और इसका जो एसआई मात्रक है वो डायोप्टर हुआ। इसके अलावा आपको पता ही है कि मीटर जो है वो दूरी का है, जूल जो है वो ऊर्जा का है, और न्यूटन जो है वो बल का एसआई मात्रक है। क्लियर। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक डायोप्टर किसके बराबर होता है। एक डायोप्टर किसके बराबर होता है, तो अभी हम फार्मूला देखें, P बराबर 1/f, P बराबर 1/f। जैसा कि अभी हमने फार्मूला देखा, तो अब मेरे से पूछा है, और m किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। तो एक डायोप्टर, इसका जगह पे हम डायोप्टर होता है, इसका एसआई मात्रक पावर का, तो डायोप्टर बराबर 1/m, 1/m। एक डायोप्टर बराबर 1/m यानी कि मीटर होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, बतलाइए उत्तल लेंस को क्या कहते हैं। और एक और चीज़, जो भी स्टूडेंट्स झारखंड एएनएम जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे होंगे, उनके लिए साइंस का यहाँ पे स्पेशल नोट्स है, जिसमें आपको साइंस का कंप्लीट नोट्स मिलने वाला है, जिसमें आपको साइंस का थ्योरी नोट्स मिलने वाला है, चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिलने वाला है, और लास्ट 3 साल का प्रीवियस ईयर का पेपर मिलने वाला है। तो आप लोग ले सकते हैं सब चीज़। और जो थ्योरी नोट्स है ये हिंदी मीडियम में है, बाकी आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू और 3 साल का जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो बोथ लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। तो जो भी स्टूडेंट को चाहिए, कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके आप लोग ले सकते हैं, या फिर आप इस व्हाट्सअप नंबर पे यानी 8986830118 इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके भी आप लोग ले सकते हैं। इसका प्राइस की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ इसको 69 रुपीज़ इसका साइंस का कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट्स नोट्स को लेना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे लिंक है, डायरेक्ट वहाँ से आप लोग ले सकते हैं, या फिर आप इस व्हाट्सअप पे मैसेज करके भी ले सकते हैं व्हाट्सअप के थ्रू। तो चलिए इसका आंसर बतलाइए, क्या होगा कि उत्तल लेंस को क्या कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं यहाँ पे बतलाइए। बिल्कुल सही, यहाँ पे अभिसारी लेंस बोलते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस बोलते हैं। ये जो है उत्तल लेंस है,
इस तरह का, और अवतल लेंस जो होता है वो इस तरह से यहाँ पे अवतल लेंस होता है। बीच में पतला और किनारों पे मोटा होता है वो अवतल लेंस होता है, और बीच में मोटा किनारों पे पतला होता है वो उत्तल लेंस होता है। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस बोलते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। ये जो इसको प्रकाश की जो होता है इसको एक जगह पे यहाँ पे ला देता है, कन्वर्ट करता है, और इसमें डाइवर्ट कर देता है, इसलिए इसको डाइवर्जिंग यहाँ पे बोलते हैं, यानी कि अपसारी। इसको डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, अपसारी लेंस बोलते हैं, और इसको अभिसारी लेंस बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन कि अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, बतलाइए यहाँ पे। वास्तविक बनाता है, आभास से सीधा एवं छोटा बनाता है, या फिर बड़ा बनाता है, या उल्टा बनाता है? अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? तो सबसे पहला कि अवतल लेंस जो है वो हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि हमेशा छोटा प्रतिबिंब कौन सा लेंस बनाता है, तो अवतल लेंस। दूसरा कि आभासी और सीधा भी बनाता है और छोटा भी बनाता है, यानी कि अवतल लेंस में हमेशा आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और छोटा बनेगा। यही अगर उत्तल लेंस की बात करें तो उसमें आभासी भी बनेगा, सीधा भी बनेगा, वास्तविक भी बनेगा, उल्टा भी बनेगा, छोटा बड़ा समान साइज सभी तरह के उसमें अब प्रतिबिंब बनेंगे उत्तल लेंस में। बट अवतल लेंस में सिर्फ और सिर्फ आभासी, सीधा और छोटा बनेगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? यहाँ तक बतलाइए, जल्दी से क्लियर है सभी का? अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन की इंद्रधनुष अब बनने का मुख्य कारण है। इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण क्या है? परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, या फिर ध्वनि? तो देखिए जो इंद्रधनुष बनता है इसका मुख्य कारण है वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण इसका ऑप्शन नंबर सी, वर्ण विक्षेपण इसका मुख्य कारण है। जैसे कि बारिश होता है तो उसके बाद जो हवा में मौजूद जो पानी होता है उसका छोटे छोटे बूंद होता है, एक प्रकार के प्राकृतिक प्रिज्म की तरह काम करती है, और जब इस पर सूर्य का जो सफ़ेद प्रकाश इस बूंद पे पड़ता है, गुजरता है, तो इसमें जो प्रकाश का 7 रंग होता है वो अलग अलग रंगों में बिखर जाता है। इसी को बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। और इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं आपको पता है? 7 रंग होता है। और सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होता है? 7 रंग इसमें भी होता है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोलता है कि सूर्य के, इसका क्या राइट आंसर हुआ? वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन नंबर सी, वर्ण विक्षेपण। अगला क्वेश्चन कि सफ़ेद प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? सफ़ेद प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो अभी हम आपको बताया कि 7 रंगों से मिलकर बना होता है। 7 रंग कौन कौन सा है यहाँ पे बतलाइए? 7 रंगों में से कौन कौन सा यहाँ पे बतलाइए? आप लोगों को एक ट्रिक बतला रहे हैं, और पहले ऐसे ही बतलाते हैं। तो कौन सा होता है? हिंदी में पहले बतलाते हैं। तो बै, जा, नी, ह, पी, ना, ला। एक ट्रिक हुआ हिंदी का, बैजा, नी, ह, पी, ना, ला। कितना हुआ? 7 हुआ। 7 अक्षर 7 कलर। कौन कौन सा हुआ? तो आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। बै से बैगनी हुआ, जामुनी हुआ, नीला, हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, और ला से लाल। ये हिंदी का ट्रिक हुआ। कौन कौन सा हुआ? बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। अगर इंग्लिश का ट्रिक की बात करें तो यहाँ पर नीचे देखिए विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर। वायलेट यानी कि बैगनी, इंडिगो यानी जामुनी, ब्लू यानी कि नीला, ग्रीन मतलब हरा, और यहाँ पे क्या है? वाई मतलब येलो यानी कि पीला, और ऑरेंज मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसको नारंगी यहाँ पे हो जाएगा, और आर मीन्स रेड। ये 7 कलर होते हैं, आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन की आपको इसको बतलाना है कि विबग्योर में आर का अर्थ क्या है? आर का क्या अर्थ है? अभी जस्ट हम आप लोगों को बतलाए, इसको बतलाइए क्या हो जाएगा? आर का क्या अर्थ है? तो आप सब बतला ही देंगे। आर का मतलब रेड है, ना कि रोज, रेनबो और रे, सब कुछ नहीं होगा। आर का मतलब यहाँ पर रेड होगा। आर का मतलब जो है वो रेड होगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन कि मानव आँख का कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है? मानव आँख का कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है? रेटिना, पुतली, कॉर्निया या ऑप्टिक नर्व? कौन सा यहाँ पे है जो मानव नेत्र के प्रकाश को नियंत्रित करता है? मानव आँख का कौन सा भाग है जो प्रकाश को नियंत्रित करता है? बतलाइए।
तो वो जो भाग होता है वो पुतली होता है, पुपिल होता है ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी पुतली। जो आँख होता है उसके बीच में आप एक देखे होंगे ब्लैक यानी कि हॉल होता होगा, काला जो छेद होता होगा, उसी को बोलते हैं पुतली। या आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की जो मात्रा होता है उसको नियंत्रित करने का काम करती है। जब तेज रोशनी हमारे आँख पर पड़ता है तो जो पुतली होता है वो सिकुड़ जाती है और छोटा हो जाता है, ताकि आँख को कम से कम यहाँ पे नुकसान यहाँ पे हो। और जब अंधेरा में जाते हैं तो आँख में जो पुतली होती है वो बड़ा हो जाता है, ताकि हमारा जो आँख है वो अच्छे से उसको देख सकता है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे बोला जाए जो पुतली होता है इसको कौन नियंत्रित करता है, पुतली को कौन नियंत्रित करता है? तो पुतली को जो नियंत्रित करता है वो आइरिस करता है। पुतली को नियंत्रित आइरिस करता है और पुतली क्या करता है? प्रकाश की मात्रा को अंदर जाने के लिए उसमें नियंत्रित करता है। प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने का काम पुतली करता है, बट पुतली को आकार को नियंत्रित करने का काम आइरिस करता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है यहाँ पे बतलाइए। और हम यहाँ पे आप लोगों को एक ट्रिक भी बतलाने वाले हैं कैसे याद करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को याद तो होता है बट भूल जाते हैं, याद तो होता है बट एग्जाम में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम आप लोगों को एक ट्रिक बतलाने वाले हैं। लेकिन इससे पहले हम आप लोगों को यहाँ पे बोलते हैं कि आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा इस क्लास को, और इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कीजिएगा। सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा क्योंकि बिल्कुल फ्री में सब्सक्राइब होता है, 1 भी रुपया नहीं लगता है। तो बस आपको सब्सक्राइब का नीचे बटन दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करना है, सब्सक्राइब हो जाएगा। और बिल्कुल फ्री में आप लोगों को क्लासेस भी तो हो रही है। आप लोगों को बिल्कुल फ्री क्लासेस के बदले क्या मांगा जा रहा है? सिर्फ एक सब्सक्राइब का बटन है, उसको तो प्रेस करना है और उसमें आपको बेल आइकन यहाँ पे ऑल नोटिफिकेशन कर देना है, बस, और कुछ भी नहीं। बाकी आप लोग तो क्लास को शेयर करते हैं, जैसा कि हम यहाँ पे मेरे को एनालिसिस यहाँ पे करने पे पता चलता है कि आप वहाँ पे शेयर करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स। चलिए इसका आंसर बतलाइए। देखिए क्या है ट्रिक, यहाँ पे बतलाते हैं। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है और एक क्वेश्चन आता है दूर दृष्टि दोष। इन दोनों को हम एक ही पेज पे लाकर दोनों को एक ही बार में क्लियर करते हैं। आपको यहाँ पे देखिए अच्छा से समझना है, एक एक अलग अलग इसको तोड़ते हैं। देखिए निकट दृष्टि और दूर दृष्टि। हमारे पास निकट दृष्टि है, इसके बाद भी दोष है, और दूर दृष्टि है, इसके बाद भी दोष है। यानी कि पहले क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि निकट दृष्टि, यानी कि हमारे पास निकट की देखने के लिए दृष्टि है बट इसके बावजूद भी दोष है, यानी कि दूर की वस्तु नहीं देख पाएंगे ना। निकट की वस्तु है बट दूर की वस्तु नहीं देख पाएंगे। तो आपसे क्वेश्चन आता है कि निकट दृष्टि दोष में कहाँ की वस्तु नहीं देख पाते हैं? तो निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु नहीं देख पाते हैं। क्लियर? तो दूर की वस्तु नहीं देख पाते हैं। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? तो दूर दृष्टि दोष में दूर का दृष्टि हमारे पास है, यानी कि दूर की वस्तु को हम साफ साफ देखते हैं, बट इसके बावजूद भी दोष है, यानी कि निकट की वस्तु नहीं देख पाते हैं। क्लियर है यहाँ पे? अगर क्वेश्चन आता है कि दूर दृष्टि दोष में व्यक्ति कहाँ की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है? तो निकट की वस्तु को। अब हम इसका कौन सा लेंस के थ्रू हम इसको दूर कर सकते हैं? तो देखिए अब हम यहाँ पे ट्रिक यूज करते हैं निकट दृष्टि दोष में और दूर दृष्टि दोष में। निकट में कितने अक्षर हैं? 3 अक्षर। और दूर में कितने अक्षर है? 4 यहाँ पे अक्षर हैं। तो 3 वाला में हम 4 को यूज करेंगे। एक सेकेंड, यहाँ पे दूर में कितना है? 2 ही है। दूर में यहाँ पे 2 ही अक्षर हैं। तो 3 वाला में हम 4 को यूज करेंगे और 2 वाला में 3 का यूज करेंगे। यानी कि दूर है यानी 2 शब्द का है तो हम यहाँ पे 3 शब्द का यूज करेंगे। तो हमारे पास कौन कौन आता है? एक अवतल आता है और एक उत्तल आता है। एक उत्तल लेंस आता है, एक अवतल लेंस आता है। उत्तल लेंस 3 अक्षर का है और अवतल लेंस 4 अक्षर का है। ये आप अगर ट्रिक याद रख लेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। तो इसमें उत्तल लेंस का यूज किस में करेंगे? दूर दृष्टि दोष में। और अवतल लेंस का उपयोग किस में करेंगे? निकट दृष्टि दोष में। निकट दृष्टि दोष में। क्लियर? सिंपल सा एक ट्रिक था जो कि आप कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे आप इस ट्रिक को।
अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्या है क्वेश्चन कि सामान्य मानव आँख का निकट बिंदु होता है। जो मानव का आँख होता है उसका निकट बिंदु क्या होता है, बतलाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऐसे नहीं कि इतना इजी क्वेश्चन है तो नहीं पूछेगा। आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखेंगे ना तो आप बोलेंगे कि क्या क्वेश्चंस हैं। और हम जितना सारा क्वेश्चंस कराते हैं और जितना सारा क्वेश्चंस नोट्स थ्योरी वगैरह जितना सारा आपको नोट्स में दिया जा रहा है ना, वो आप लोग प्रीवियस ईयर का पेपर उठाकर और उस साइंस का जो नोट्स है उसको उठाकर आप लोग देख लीजिएगा और फिर बोलिएगा कि हाँ कितना क्वेश्चंस आते हैं सीधे एग्जाम में नोट्स से। चलिए बतलाइए, मानव आँख का जो निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी होता है, जो कि हमारे आँखों को देखने के लिए बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है, बिना आँखों पे किसी भी तनाव के बिल्कुल साफ दिखाई देता है। और ये जो है वो स्वस्थ आँख के लिए है। और दूर जो होता है, दूर बिंदु क्या होता है, दूर बिंदु बतलाइए क्या होता है, ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। बतलाइए क्या होता है, सामान्य मानव आँख के दूर बिंदु क्या होता है। 25 सेंटीमीटर, 50, 1 मीटर या अनंत। तो देखिए 25 जो हुआ वो निकट बिंदु हुआ और दूर बिंदु जो होता है वो अनंत होता है। अनंत होता है जो दूर बिंदु होता है, अनंत होता है दूर बिंदु। जैसे कि आपको भी पता है, आप लोग बिना किसी परेशानी के आप लोग चंद्रमा देख लेते होंगे, तारा को देख लेते होंगे, ये सब कहाँ पे है, अनंत दूरी पे ही तो है। तो अनंत होता है इसका दूर बिंदु। अगला और यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है क्या। और एक और चीज़, आप लोगों को इसका जो PDF है वो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, इसलिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को और व्हाट्सअप चैनल को दोनों को आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पे आप लोगों को अपडेट्स हो गया, इस क्लासेस का PDF हो गया, या फिर कोई भी आप लोगों को ट्रिक्स वगैरह जो है वो टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल पर दिया जाता है। तो आप लोग वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया हुआ है। चलिए बतलाइए कि कैमरे में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है। कैमरे में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो सेम जो मानव के आँख में लेंस का प्रयोग किया जाता है वही लेंस का प्रयोग इसमें भी किया जाता है, यानी कि उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है जो कि कमेंट करके बतलाना है। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो कमेंट करके बतलाना है, ऐसा कौन सा जो दर्पण होता है जिसमें हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। दर्पण बतलाना है जिसमें हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। इसको आप लोगों को कमेंट करके बतलाना है वो कौन सा दर्पण है। बाकी आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा, और क्लास को लाइक नहीं किए तो लाइक भी कीजिएगा। बाकी जो नोट्स लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में लिंक है। और आपको व्हाट्सअप नंबर फिर से बतलाते हैं, 8986830118 ये व्हाट्सअप नंबर है। आप व्हाट्सअप के थ्रू भी मैसेज करके ले सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली क्लासेस में।